साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से भी है। लोगों का ध्यान कम जा रहा है। अब दिल्ली चुनाव में केजरीवाल इतना रायता फैला चुके हैं कि लोगों का ध्यान अभी उधर कहां जाए, उधर क्या बल्कि पूरे देश में कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच भी दोस्तों, मिल्कीपुर चुनाव के बारे में बात करना बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी है। मिल्कीपुर, जी हां, अवधेश प्रसाद, जिन्होंने फैजाबाद लोकसभा चुनाव जीता और जिसके बाद अयोध्या के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की पूरी दुनिया में कोशिश हुई, सारे लेफ्ट लिबरल गैंग में। तो जिस मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र को अवधेश प्रसाद ने छोड़ा, उसका चुनाव हो रहा है और वहां पर योगी, मोदी या पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, योगी जी ने खासकर मैं कहूंगा, एक विधानसभा क्षेत्र ही है जो चाल चली है दोस्तों। उसके बाद अखिलेश यादव हो या अवधेश प्रसाद, दोनों मिमियाने लगे हैं। और मैं तो कहता हूं दोस्तों, वैसे कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि अयोध्या में तो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई नहीं, लेकिन इसके बाद भी जो अयोध्या का एक तरीके से नाम लेकर इन लोगों ने खेल खेला, अब उसका बदला लेने का समय आ गया है। और अवधेश प्रसाद इस बात को समझ गए हैं, अखिलेश यादव भी समझ गए हैं। मैं आपको बता दूं, जितना उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर ये लोग माहौल बना रहे थे ना, अब कुछ नहीं हो रहा। समझ गए, 9 में से 7 सीट तो गया। अब सवाल यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिर वो चाल कौन सी चली है, क्या है वो कदम जिससे अवधेश प्रसाद हो या समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव, सबके होश उड़ गए हैं। आखिर वो कौन सी रणनीति है, इसके बारे में आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट के जरिए भी जुड़िए दोस्तों, संवाद कीजिए साथ के साथ। सबसे पहले तो जय सिया राम, हर हर महादेव, आप सभी को प्रणाम करता हूं दोस्तों। खबर यह है जो सबसे बड़ी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। बड़े दिन से ये लोग बोल रहे थे कि भाई भाजपा उम्मीदवार नहीं दे रही है, नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर सीट में जो उपचुनाव हो रहा है और जिस उम्मीदवार को खड़ा किया है, उनका नाम है चंद्रभानु पासवान। केंद्रीय चुनाव समिति की स्वीकृति के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने उनके नाम की घोषणा की। अब जैसे ही चंद्रभानु पासवान का नाम आया, बस गूगल में एकदम लोग सर्च करने लगे, कौन है। और इनको तो छोड़ दीजिए, अवधेश प्रसाद को भी पता नहीं। अब जिस तरीके से वो बात बता रहे हैं, उनको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। समाजवादी पार्टी को लग रहा था पता नहीं कौन से उम्मीदवार को लाकर यहां लगा देंगे, एकदम पूरी दुनिया में बड़ा चर्चा का विषय बन जाएगा। कुछ नहीं, चंद्रभानु पासवान जी को के ऊपर लगाया है और इस नाम से अवधेश प्रसाद जी के होश उड़ गए हैं। आप आश्चर्य करेंगे, अभी तो 9 से 7 सीटों में ये हारे। मैं तो कहता हूं कि इन सब पे ये चुनाव भारी पड़ने वाला है। और चंद्रभानु पासवान कौन है, मैं आपको बताता हूं। अवधेश प्रसाद तो जानते हैं ना कौन सा नारा वहां जमीन पर चला दिया था, ना मथुरा ना काशी, इस बार अवधेश पासी। लेकिन इससे ज्यादा क्या है कि चाहे राहुल गांधी हो, माफ कीजिएगा, या अखिलेश यादव, दोनों ने संविधान का नारा देकर जो गलत फहमी फैलाई ना, उसका असर था वो। अब वो उतर गया है, वो पूरी खुमारी उतर गई। चंद्रभानु पासवान दोस्तों, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, पासी बिरादरी के ही उम्मीदवार हैं। यानी इस बार मुकाबला पासी बनाम पासी का हो गया है। और चंद्रभानु प्रसाद जो है पासवान, पेशे से एडवोकेट हैं। उनका आरएसएस का बैकग्राउंड भी रहा है। उनके पिता जो हैं राम लखन दास ग्राम प्रधान हैं और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा चंद्रभानु पासवान जी का कपड़े का और पेपर का बिजनेस भी है, जो काफ़ी दूर दूर तक भारत में ही फैला है। सूरत, अहमदाबाद, यहाँ भी इनका काम होता है।
और अगर सियासी अनुभव की बात करें तो सुन लीजिए, वे रुदौली से जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। उनकी पत्नी कंचन मौजूदा समय में रुदौली से जिला पंचायत सदस्य हैं, यानी चंद्रभानु पासवान के पास अपना एक अनुभव भी है। अब एक आपको मजेदार चीज बताता हूं। उपचुनाव हो रहा है ना, पासी बनाम पासी। जो समाजवादी पार्टी के असल नेता हैं अवधेश प्रसाद, जो अयोध्या के सांसद कह करके अपने आप को उछल कूद रहे हैं, हालांकि कभी भगवान राम का सम्मान ये क्या करेंगे, लेकिन नाम तक नहीं लिया। लोकसभा गए शपथ लेने, अरे भाई जिस राम की नगरी से ये व्यक्ति आए हैं वहां पर भगवान राम का नाम तक नहीं लिया। आप आश्चर्य करेंगे, समाजवादी पार्टी ने यहां से उनके बेटे अजीत प्रसाद को उतार दिया है और बोल रहे हैं अब तो हम जीत जाएंगे। कोई बात नहीं, जीत जाइए। लेकिन पता है भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया है दोस्तों? भारतीय जनता पार्टी ने यह दिखाया कि अगर पासी समाज से ही किसी का भला होना है तो भैया एक परिवार से तो बना है, क्या उसका खानदान ही राज करेगा पूरे पासी समाज पे? जैसे अखिलेश यादव यादव समाज की ये कहते हैं कि हमने ठेकेदारी ले रखी है, मगर एक ही परिवार का भला होता है भाई। सांसद हो, विधायक हो, सब एक ही परिवार से। भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त काम किया है दोस्तों। बिल्कुल एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दे दिया है। सब तो कुछ और आकलन लगा रहे थे, पता नहीं घोड़े पे सवार होकर कोई बड़ा कैंडिडेट आएगा ना, बिल्कुल एक सामान्य कैंडिडेट को दोस्तों, और एक पासी उम्मीदवार के ऊपर ही सबको लगाया गया है। पूरी टीम झोंकी गई, ऐसा नहीं कि अकेले छोड़ दिया है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, हर इलाके में जाते हैं, मिल्कीपुर भी जाते हैं भाई, और कई मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह कहा गया है कि अगर आपने काम किया है, हमने काम किया है, तो उस काम तक लोगों तक पहुंचाइए। तो यहां मामला दोस्तों इसलिए अवधेश प्रसाद को इस बात की, मतलब जैसे कहते हैं ना, वो सोच ही नहीं रहे थे कि अच्छा यहां पासी उम्मीदवार, और वो भी एक सामान्य कार्यकर्ता। मैं इनका बयान आपको सुनाता हूं, आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप हैरान हो जाएंगे। अवधेश प्रसाद अभी तक यही कह रहे थे ना, पासी पासी पासी। एक दूसरा पासी कैंडिडेट उतर गया, उसको बाहरी बताने लगे। आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों कि अवधेश पासी एक पासी उम्मीदवार को बाहरी बता रहे हैं। आपको इसी से बड़ी झलक मिलेगी, आप देखिए इस बात को। जो उम्मीदवार है हम नहीं जानते कौन है, वो बताते हैं कि बाहरी है। यही लोग कह रहे थे, यही से गाड़ी से चले, अरे मंत्री साहब बधाई हो मंत्री साहब बधाई। मगर कहा भैया कहीं ना आपका तो भगवान छप्पर फाड़ के देता है। हम कहें कैसे? कहीं ना रे इतनी नस्सा कसीमा टिकट बचा है भाजपा का कि उनका हियग नहीं मिला, जो तमाम चर्चा रही है ये कही है, जिसके लिए बाबा जोगीनाथ जी इशारा कर चुके हैं, और बाहरी कोई मिल गया है। हम कह रहे ठीक है यार, चलो छोड़ो, इस चक्कर में नहीं। आज जब कह रहे हैं यहाँ लड़ाइया नहीं भाई, मैदान साफ है, तो हमारा फायदा नुकसान का मत, फायदा नुकसान को कहा है, कोई हम व्यापार थोड़ी करते। देख रहे हैं ना दोस्तों, बाहरी बता रहे हैं। अवधेश प्रसाद पासी समाज से एक व्यक्ति को उतार दिया तो बाहरी बताने लगे। ये है असलियत। लेकिन आपके मन में यह सवाल तो उठेगा कि आखिर मिमिया क्यों रहे? अरे भाई इन्होंने काम नहीं किया, ये तो सबको पता है। इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ मुसलमानों के साथ एक गठबंधन क्रिएट कर दिया, और बहुजन समाज पार्टी कमजोर है, आप जानते हैं, तो उसका फायदा मिल गया इनको। लेकिन जानते हैं असलियत क्या है? चंद्रभान पासवान जी जो है उनसे क्यों डरे हुए हैं, क्यों मिमिया रहे हैं, उसकी असलियत आपको बताता हूं। ये बिल्कुल सामान्य कार्यकर्ता है दोस्तों। कोई मुझे दिखा भी नहीं कि ये कोई जिला अध्यक्ष रहे हो, बड़े नेता रहे हो, कुछ नहीं। इनकी खासियत मैं आपको बताता हूं। अभी जब लोकसभा चुनाव हुए थे ना, तो इनको भी बूथों की जिम्मेदारी दी गई थी। चंद्रभान पासवान जी को 72 बूथों की जिम्मेदारी दी गई थी।
और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इनको 72 बूथों की जिम्मेदारी सौंपी, 65 बूथों पर इन्होंने बढ़त दिलवाई थी। 65 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी ने वास्तव में एक हीरे को तराश करके निकाला है। बिल्कुल सामान्य कार्यकर्ता जिसको 72 बूथों की जिम्मेदारी सौंपी, उसने बड़ी ईमानदारी से काम किया, लगन के साथ काम किया और भाजपा ने उसको प्रतिफल दिया, उसको उतार दिया। क्योंकि अगर 72 बूथों में 65 में आप आगे हैं, इसका मतलब आपने तो काम किया है ना भाई। सबको पता होता है, चाहे जिले की बात हो, चाहे राज्य की बात हो या केंद्र की बात हो, इंसान देखता है। और भाजपा में इसकी कद्र है दोस्तों, और इसीलिए इनका नाम फाइनल हुआ है। सिर्फ पासी और पासवान नहीं, तो संयोग से वो पासी ही हैं। इस वजह से अवधेश प्रसाद मिमिया रहे हैं, मिर्ची लग गई। उनको अंदाजा ही नहीं था कि एक सामान्य कार्यकर्ता ही उनके होश उड़ा देगा और बेटे के हारने की नौबत आ जाएगी। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक और चीज बताता हूं। कांग्रेस तो उम्मीदवार उतार नहीं रही, तो डरी भी है। बसपा भी नहीं उतार रही है। आप जानते हैं इस बार यहां पर एक और जो चंद्रशेखर आजाद रावण है, उनकी जो पार्टी है, उसने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। आजाद समाज पार्टी इनका नाम है। और आजाद समाज पार्टी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, उन्होंने जानते हैं किसको टिकट दिया है? समाजवादी पार्टी के ही एक बागी उम्मीदवार हैं, संतोष कुमार उर्फ सूरज चौधरी को मिल्कीपुर उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया है। और यह मामला हो गया त्रिकोणीय। अब आप समझिए। और आपको पता है दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद रावण जो हैं, उनकी भी नजर मुसलमान वोटरों पर है। समाजवादी पार्टी तो खैर अपने आप को ठेकेदार समझती है इस मामले में, कोई बात नहीं, हम भी मान लेते हैं। भाजपा को तो मिलेगा नहीं भाई। आप पूरे के पूरे उम्मीदवारों का गणित देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा यहां किस जाति के कितने लोग रहते हैं। मैं देख रहा हूं मिल्कीपुर में 55,000 पासी, 1,20,000 अन्य दलित, जिसमें कोरी और अन्य हैं, 55,000 यादव वोटर हैं, ब्राह्मण वोट 60,000, ठाकुर 20,000, ओबीसी 50,000। अब यहां अखिलेश यादव ने एक बड़ा सोशल इंजीनियरिंग किया दोस्तों, इसकी तारीफ करनी चाहिए। अखिलेश यादव को पता है कि यादव मुसलमान तो हमारे साथ ही हैं, बस एक पासी को खड़ा किया, तीनों मिल गए, खत्म, खेल खराब। ये सिर्फ जातिवादी राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार इसका तोड़ निकाला है। और मैं आपको बताऊं 2022 का चुनाव विधानसभा बताता हूं। अवधेश प्रसाद ने बाबा गोरखनाथ को हराया था। कितने हजार वोटों से जानते हैं? लगभग 13,500 वोटों से। लेकिन 2022 का अगर ये चुनाव देखें ना, तो उसमें बीएसपी को 14,500, कांग्रेस को 3,000। अब ये सब तो उतार नहीं रहे हैं। मान लीजिए अभी आजाद पार्टी को भी निकाल दीजिए, मान लीजिए कांग्रेस के सारे वोटर चले गए समाजवादी पार्टी में, और बीएसपी का तो अब जाएगा नहीं। अगर उसके 16-14,000 इधर शिफ्ट हो गए, बराबरी पे मुकाबला है। और इस बार तो भाजपा ने पासी समाज से ही उतारा है दोस्तों। और मैं जरा इतिहास के बारे में भी संक्षिप्त में बता दूं कि ये तीसरा मौका है दोस्तों जब उपचुनाव हो रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा 1967 में बनने के बाद अभी तक 2 बार ही उपचुनाव हुए हैं। तीसरी बार चुनाव होने जा रहा है, पहले 1998 में, 2004 में, अब तीसरी बार 2025 में। और 1998 में यूपी में कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की यूपी में सरकार थी। मित्रसेन यादव सांसद चुने गए तो मिल्कीपुर से इस्तीफा दिया। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने रामचंद्र यादव, भाजपा ने डॉक्टर बृजभूषण मणि त्रिपाठी को उतारा गया। इसमें समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीत गया था। उसके बाद 2008 में परिसीमन हुआ, तब मिल्कीपुर का चुनाव अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गया। यहां 2012 में अवधेश प्रसाद ने जीता, लेकिन आपको बताऊं 2017 में अवधेश प्रसाद हार गए। 2017 में अवधेश प्रसाद यहां से चुनाव हार चुके हैं। गोरखनाथ बीजेपी से
विधायक बने। लेकिन 2022 में दोस्तों गोरखनाथ हार गए और अवधेश प्रसाद जीत गए। फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, दोनों खड़े हुए और उसमें अवधेश प्रसाद जीत गए। इसका मतलब यह है कि चुनाव में हार जीत तो चलो लगी रहती है, समीकरण होते हैं, लेकिन जिस तरीके से सिर्फ एक सांसद के चुनने पर आपको लगेगा कि मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, भाई हार जीत तो होती है ना, हर कोई जीतता है, हारता है, लड़ता है, लेकिन सिर्फ एक क्षेत्र के नाम पे भगवान राम का नाम लेकर, अयोध्या का नाम लेकर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को और पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। इसलिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है दोस्तों, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के इस कदम की मैं सराहना करता हूं कि समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं, सब वंशवादी नेता हैं, आप सोच लीजिए, उसके खिलाफ एक सामान्य से कार्यकर्ता को उतारकर भाजपा ने बड़ा संदेश दिया है। और इसीलिए अखिलेश प्रसाद हो या अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद हो या अखिलेश यादव, सब एकदम मिमियार हैं। मैंने तो कहा ही आपको। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर दोस्तों आपको पता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव पर एक गीत अपलोड किया है, महाकुंभ पर भी एक गाना अपलोड किया है, और दोनों पर कुछ और गीतों की तैयारी चल रही है। तो अपना प्रेम और सहयोग बनाए रखिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।